नमस्कार घंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बजट स्पेशल। बजट को लेकर के हर किसी की निगाह टीवी स्क्रीन पे, ओटीटी पे या जिसका जो जहां से देखना होता है उस रिसोर्स से अपनी बात कर रहे हैं, अपनी स्थिति देख रहे हैं। किसी को इंटरेस्ट है कि मेरे को क्या मिलेगा, क्या मेरा टैक्स स्लैब में कुछ कमी आ रही है या 2 पैसे मेरी जेब में बचेंगे, घर के खर्चे का क्या होगा, सड़कें कितनी बनेंगी, रेलवे में क्या वंदे भारत मेरे शहर को जोड़ पाएगी, गरीबों के राशन का क्या होगा और उस वोट का क्या होगा जो 2024 और 23 में मिलने वाला है। तमाम परिस्थितियां जो बन रही है, अपना अपना नजरिया है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त हमारे पैनल में बजट एक्सपर्ट्स के साथ कुछ पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले लोग भी हैं और उन्हीं से हम जिक्र करेंगे। हमारे साथ अदिति जी हैं, राजस्थान 40 की पदाधिकारी हैं। हमारे साथ जयसिंह कोठारी साहब आर्थिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ अरुण शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर हैं। अनिल शेखावत साहब हमारे साथ हैं जो बजट को लेकर के आपको बताएंगे कि क्या बजट की विशेषता है, क्या किया जा सकता था। हमारे साथ भंवर सिंह शेखावत जी सीपीएम लीडर हैं और कुछ गेस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जी मैं जाऊंगा पहले जयसिंह जी के पास में। सर, बजट को एक बार की दृष्टि से हम देखें तो कैसा बजट माना जाए इसे? देखिए, बिल्कुल बैलेंस बजट है और सबसे बड़ी बात तो है कि इसमें कोई नया टैक्स किसी पे भी नहीं लगाया गया है और कुछ देने का ही फाइनेंस मिनिस्टर ने काम किया है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी का बजट, विकासशील अर्थव्यवस्था का बजट। तो और जो पिछले 4-5 साल से देखें हम इसी तर्ज पे ये बजट बनाया हुआ है। थोड़ा बहुत इधर उधर स्कीमों में फेरबदल किया गया है, लेकिन ओवरऑल अगर बजट की दृष्टि से देखें तो कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। सबको कुछ और कुछ राहत देने का प्रयास किया है। कंजम्पशन इकोनॉमी मेंटेन रहे, जो दुनिया के हालात है उसमें हम चलते रहे हमारी गाड़ी, ये प्रयास किया गया है। तो मैं मानता हूं कि अच्छा बैलेंस बजट। देखिए, दुनिया के सामने चुनौती है और इसे हम खारिज नहीं कर सकते, फिर भी हमारे यहाँ पे ये माना जाता है कि हम बहुत बेहतर स्थिति में हैं। अनिल जी के पास में जाना चाहूंगा। अनिल जी, बेहतर स्थिति में भारत, उसे स्टेब्लिश करने के लिए, उसे बनाए रखने के लिए इस बजट को पेश किया जा रहा है, किया गया है, या 2023 में 2024 के विजन का बजट पेश किया गया? देखिए, कोई भी सरकार जब बजट पेश करती है तो वो खराब तो करती ही नहीं है। जो भी पार्टी करेगी अपने हित में करेगी, अपने हिसाब से करेगी। ये तो आप और हम जैसे आदमी जो एनालिटिकल एनालिसिस करेंगे इसका, तो ये बेसिकली जो है ये इलेक्शन वाला बजट है। जो अभी कोठारी साहब ने कहा किसी पे टैक्स नहीं लगाया, टैक्स लगाने वाली स्थिति में थे ही नहीं वो, इसलिए टैक्स नहीं लगाया। इसमें एक सबसे बड़ी जो खामी मुझे नज़र आती है वो 1-2 साल से आ रही है कि आप 25 साल का बजट कैसे पेश कर सकते हो। आप कोरोना किसको पता था आ जाएगा, यूक्रेन का युद्ध का किसको पता जाएगा। ये जो इन्होंने एस्टिमेट बनाए हैं ये 25 साल के बनाए, तो परसों कुछ भी और हो जाएगा, चाइना और ताइवान की कोई लड़ाई हो जाएगी। तो जो एस्टिमेट बनने चाहिए वो शॉर्ट पीरियड के लिए बनने चाहिए। तो जो अमृतकाल का जो 25 साल का है, इससे मैं डिसएग्री करता हूँ। और हमेशा जो है ना एस्टिमेट जो भी होते हैं वो छोटे समय के लिए होते हैं। तो बजट पार्टी के हिसाब से बहुत अच्छा है। अपन अगले राउंड में बात करेंगे कि इसमें और क्या कमियां रह गई हैं। जी, अदिति जी आपके पास आना चाहूंगा। आप महिला भी हैं, 40 से जुड़ी हुई हैं, एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं, तो उस नजरिए से देखें तो बजट में कहां देखा जाए? देखिए, बजट मुझे पिछले बार की कंपेयर करें तो मुझे इस साल का बजट ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि इस साल जो एक सबसे बड़ी चीज़ हुई है कि 10,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर को देने की बात जो हुई है, वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा डिसीजन है। उसकी वजह से कई तरह से इकोनॉमी बेटर होएगी, तो उसके बारे में हम और आगे बात करेंगे फिर। जी, एक ये कहा गया है कि महिलाएं 2 लाख रुपए अगर डिपॉजिट करते हैं तो 7.5% से ब्याज दर से एनुअल ब्याज मिलेगा उसे, और उसका बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इसका कुछ होगा? हाँ, मेरे ख्याल से बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन अब मुझे लगता है कि महिलाएं भी बहुत ज्यादा जागरूक होकर के अपना इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं और काम भी बहुत ज्यादा कर रही हैं। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा और इन्वेस्टमेंट की बातें हुई तो और ज्यादा अच्छा रहे। जी, चलिए मैं लौटूंगा आपके। जी बिल्कुल। जी भंवर सिंह जी, बजट पे पहला रिएक्शन आपका? ये 10% जो पैसे वाले लोग हैं ना, ये उनका बजट है। इसमें है क्या, मुझे आप बताइए, क्या दिया इन्होंने? रोजगार नहीं देंगे, ग्रामीण की जो विकास की वास्तविक रीढ़ की हड्डी जो नरेगा है उसका बजट 19,000 करोड़ कम कर दिया गया। शिक्षा पे आपको कुछ नहीं देंगे, स्वास्थ्य पे आपको कुछ नहीं देंगे, रोजगार के संसाधन कैसे जुटेंगे इस पे आपको कुछ नहीं देंगे। तो बजट है किसका, मुझे बताइए ना। ये केवल आंकड़ों का बजट है,
इसके अलावा इस बजट में कुछ नहीं है। आज महिलाएं 2 लाख रुपए बेचारी बचा कहां से लेगी? पहली बात तो 80% लोगों का एजुकेशन के लिए बजट एलोकेशन तो सबकी की हुई है, उसमें टेक्निकल एजुकेशन की भी कम किया गया। लास्ट ईयर से पिछले साल कम था, इस साल और कम कर दिया गया। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस साल 60,000 करोड़ रखा नरेगा के लिए, 79,000 करोड़ था लास्ट ईयर। 19,000 करोड़ कम कर देना तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो थोड़ी चल रही है, जो लोगों को कोरोना काल में या और समय में, इस समय जो रोजगार घट रहा है बहुत तेजी के साथ में, आज आप देख रहे हैं कि नए रोजगार कहां है? केवल ट्रेनिंग देंगे ये। आज रेलवे में भर्ती कहां की हो रही है? ट्रेनिंग 2 साल के लिए धक्के खाओ, एक सर्टिफिकेट लेना और चले जाना अपने घर, उसके बाद क्या करेंगे वो? तो ये जो स्थिति पैदा कर रहे हैं कि देश का विकास कब होगा? जब आम आदमी के हाथ में रोजगार होगा ना, तभी विकास संभव है। आज आप अपने एक बेटे को बहुत बढ़िया पैसे वाला बना दो और बाकी 9 बेटे जो है ना, वो इस हालत में है कि उनसे अपना घर नहीं चल रहा है। इस महंगाई के अंदर उनकी हालत खराब है। आज महिला 2 लाख रुपए तब जोड़ पाएगी ना जब उसके घर में आएंगे। 80% देश के आम आदमी की इनकम 10,000 रुपए आज की तारीख में है। तो आप बताइए कौन जोड़ेगा उसके अंदर पैसा? कौन बचा? पैसे वाले हैं। वो जो पैसे वाले हैं उनको थोड़ा जोड़ लेंगे तो आधा % बचत खाली बताया। 7% मिल रहा ब्याज, 7.5 दे देंगे, बुजुर्गों को आधा % दे देंगे, क्या हो जाएगा? बहुत बड़ी क्या इनकम आ जाएगी उसमें। जो 14,000 आने चाहिए वह 15,000 आ जाएंगे। तो 1,000 रुपए के लिए ऐसे गीत गा रही है सरकार जैसे पता नहीं आसमान के तारे तोड़ के महिला को दे दिए। तो आपको लगता है इसमें कुछ नहीं है? आपको लगता है कुछ नहीं है, केवल आंकड़ों की बाजीगिरी है। जो इनकम टैक्स स्लैब में भी छूट दिया ना, आप पढ़ना अपने खुद के भी, वो आंकड़ों की है। अगर आपने पुराना स्लैब रखा तो वही 5 लाख पे छूट मिलेगी, कोई 7 लाख पे छूट नहीं मिलेगी। आंकड़ों की बाजीगिरी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, दूसरी तरफ विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि ये चुनावी बजट है। फिर चुनावी बजट है तो चुनाव में तो लोक लुभावन वाली बातें की जाती हैं। नहीं, चुनावी बजट तो अपने हिसाब से बना रहे, लेकिन देश में 25 साल वो रहेंगे क्या? उन्होंने तो ऐसा बजट पेश कर रहे हैं कि आने वाले 25 साल के लिए भाई तुम रहोगे क्या? तुमने ठेका ले लिया कंट्री का? क्या बात है इस तरह की बातें करना? आज लोकतंत्र में आप 25 साल का बजट पेश कर रहे हो। कहां से आपकी कल आपका क्या होगा चुनाव में आम जनता के सामने? वापस आ रहा हूं आपके पास में। मैं रुक करना चाहूंगा एक बार अरुण शर्मा जी का। अरुण जी, मैं मेडिकल को लेकर जरूर आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप उस फील्ड के भी हैं। जी योगेंद्र जी, ये जो आज का बजट है उसके लिए मैं खोदा पहाड़ और वो वाला मुहावरा नहीं बोलूँगा। एक तो पुराना है और एक्चुअली सही पूछो तो हमने पहाड़ खोदा भी नहीं है। मैं यही उम्मीद थी कि चुईया ही निकलेगी, थोड़ा सजा दिया है चुईया को। लेकिन देखिए, अब हमें 8 साल का तजुर्बा है इस सरकार के बजटों का। एक तो अभी जैसे अनिल जी ने भी जिक्र किया और हमारे कामरेड ने भी जिक्र किया, ये एक नई टेक्निक डेवलप कर ली है कि जो तात्कालिक समस्याएं इस देश में जिसके मारे सबकी कमर टूटी हुई है, वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे किसानों की समस्याएं हो, मजदूर की समस्या हो, उसका कोई जिक्र नहीं होता। ये बातें सीधे 25 साल की, 23 साल की, अब ये टेक्निक पुरानी हो गई है। आपको याद होगा योगेंद्र जी, 2017 में प्रधानमंत्री जी ने, क्योंकि 19 का चुनाव बीच में आना था, कहा था कि किसान की आय 2022 में दुगनी हो जाएगी। गुजर गया है 2022, 2023 का बजट था। हमें उम्मीद थी कि शायद इस बार किसान की कोई सुध लेंगे, ऐसी तरकीब निकालेंगे जिससे उसकी आय दुगनी हो जाए। एमएसपी पे जो इतना लंबित मामला है, 2 साल 1 साल तक किसान बॉर्डरों पे पड़ा रहा, जो उसकी दुर्गति हुई वो अभूतपूर्व है। कभी भी देश में ऐसा किसानों के साथ व्यवहार नहीं हुआ, लेकिन कोई जिक्र नहीं है इस बजट में। इसी तरीके से हर भारतवासी के जिसके सर पे छत नहीं है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में घोषणा की थी 2022 तक हर सर पे एक छत होगी। आपको उसका अंदाजा है? अभी भी फुटपाथ भरी हुई हैं, लोगों की हालत खराब है, किरायों पे रहते हैं। मेरा मतलब है प्रधानमंत्री के लेवल का आदमी जिसको 2-2 बार जनता ने बड़े विश्वास से चुन के भेजा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी देंगे। अब तो मतलब शायद खुद भी मुस्कुराते होंगे वो इन बातों पे। उन्होंने कहा था 200 स्मार्ट सिटी जगमगाते हुए बना दिए जाएं तो कैसा रहे। पूछते और हैं वो लोगों से। आप जानते हैं स्मार्ट सिटी की जो अवधारणा है उसका क्या हाल है। धरातल तौर पे एब्रीवेशंस, एक दूसरी खूबी इस सरकार की है, नए नए एब्रीवेशन
जो आम आदमी तो सर खो जाता रहता है कि ये कहना क्या चाह रही हैं मैडम। जैसे आज मैं सुन रहा था, थोड़ा पार्टली सुन पाया, प्रणाम कोई योजना है, मिष्टी कोई योजना है, उनको छोटा करके बताते हैं, CDWT कुछ भी बोल दो आप, पूरी ABCD में से ZST स्कीम है। ये लोगों को चिढ़ाने जैसी बात है। अभी बात चल रही थी महिलाओं के लिए, देखिए महिलाओं की काफी फिक्र थी प्रधानमंत्री को, मेरे को लगा जब उन्होंने उज्ज्वला योजना की बात की। उन्होंने कहा बहनों की आंखों में धुआं जाता है। एक सिलेंडर ले पाई वो जो पहला वाला था, उसके बाद कीमतें आपको पता हैं। अब उसकी जो किचन में जुगाड़ करके वो गृहिणी एक चिमनी लगाने का सोच रही थी कि धुआं उठेगा, इससे बच सकती हूँ मैं चिमनी लगाने से। इस बजट में उसको भी महंगा कर दिया गया है। कोई भी जरूरतमंद तबका छुआ नहीं गया है। 1% लोगों के पास इस देश में 60% संपत्तियां हैं। सरकारों को थोड़ा रॉबिनहुड अप्रोच रखनी चाहिए। ये देश ऐसा है कि आप लगाइए ना उन पे टैक्स जो 1% है और 60% संपत्ति पे बैठे हुए हैं, किसी को आपत्ति नहीं होगी। पहले भी हमने JRD टाटाज और बिरलास देखे हैं, वो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, लेकिन उनके अस्पताल हैं, उनके माने हुए एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, समाज को उन्होंने बहुत दिया है। ये जो 2-3-2.5 लोग अब पैदा हुए हैं पिछले 10-11 साल से, इनको किसी को देना नहीं है। इनके तो पत्ते बिखरना शुरू हुए हैं। अभी आप आगे, मुझे LIC की और SBI की बहुत चिंता है। मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं लौट रहा हूं आपके पास में। RP विजय साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, अगर यूं देखें तो 80 करोड़ लोगों को जो फ्री अन्न योजना से जोड़ा गया है उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। 2 लाख करोड़ उसको दिया जाएगा। आदिवासियों के लिए अलग रखा गया है बजट, और अगर हम बात करें बुजुर्गों के लिए अलग, सर्विस क्लास के लिए अलग। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो 2024 को लेकर के एक तबका ये मान के चलता है कि उस वर्ग को साधने की कोशिश की गई है। खैर चलिए, RP विजय साहब हमारे साथ में। विजय साहब, आपने सुना आपके साथियों को कह रहे हैं कि कुछ तो देते। देखो ऐसा है योगेंद्र जी, आप सबको पता है विपक्ष का काम क्या होता है। सरकार कोई भी प्रोग्राम लाए उसमें कुछ कमियां निकालना और करना, बट कंस्ट्रक्टिव विपक्ष का काम होता है कि ऐसी चीज के लिए बारे में बोले जो अगर वो सोचते हैं कि हम ये लाते, वो इन्होंने कोई सुझाव दिया और उसको नहीं माना हो, तो हमारा विपक्ष तो कंस्ट्रक्टिव है ही नहीं बिल्कुल ही। मेरा तो ये मानना, ये बजट जो आया समावेशी बजट है, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है। इसके अंदर आप जो कह रहे हैं कि साहब आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया, आज 2 लाख करोड़ रुपए का जो बजट प्रोविजन किया गया है वो ये है 80 करोड़ आदमी के लिए तो किया गया है। वो क्या उनमें नहीं आते क्या? दूसरी चीज, जो स्लेब चेंज हुआ है उससे कम से कम भी आजकल 50-53 हजार रुपए का बेनिफिट अगर किसी को हो रहा है, वो किनको हो रहा है? वो भी आम आदमी को हो रहा है। 7 लाख रुपए तक अगर किसी की इनकम है, उसको कोई टैक्स की रिटर्न नहीं बनी है, कोई टैक्स रिबेट उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी 87A के अंदर। तो कहने का अर्थ ये सारी जो बेनिफिट्स है, ये मिडिल क्लास को 9 साल में इन्होंने कुछ नहीं दिया था, 9वें साल में जाकर के इन्होंने दिया। 8 साल तक कुछ नहीं दिया था, आज उसको भी ये लोग आगे इग्नोर कर रहे हैं कि ये कुछ नहीं दिया। अरे भाई सीधा सीधा, चलो मैं कहता हूँ कुछ नहीं किया, 35,000 करोड़ रुपए का सीधा सीधा पर समझ लेते हैं कि 35,000 करोड़ का बेनिफिट बोला, वो किसमें गया? वो डायरेक्ट टैक्स से गया। तो 35,000 करोड़ तो सीधा सीधा ही जा रहा है। चलो और चीजों को मत मानो आप, किसको क्या बेनिफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, बट ये बेनिफिट तो सामने बोला है। तो ये चीजें हैं। बाकी रही बात युवाओं के लिए है, रोजगार देने के लिए 47 लाख आदमियों को उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, उनको तैयार किया जाएगा। आज की तारीख में मैं मानता हूं कि जो हमारे आने वाले टाइम में 2030 तक, मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई भी स्कीम आज की तारीख में जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन होना है बसों का, इनका सारा, वो कम से कम 5 करोड़ रोजगार जनरेट होंगे इनके अंदर। तो ये चीजें देखने की है। ये विजन जो हमारे अनिल जी बोल रहे थे, इनकी बात सही है कि बजट होता है वो सोच के 1 साल का लिए होता है, बट विजन जो होता है आदमी का वो ज्यादा लेकर के चलते, 5 से 10 साल का या 20 साल का, 25 साल का। अभी अमृतकाल के अंदर ये 25 साल का हुआ है, तो ये तो अच्छी बात है भाई। इस साल का जो काम हो रहा है वो तो हो ही रहा है, बट अगर हमारा विजन आगे का है, आज यूनिवर्सिटी, अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी कभी बनी थी तो किसी ने सोचा था कि कितने साल चलेंगे? आज की तारीख में जो कॉलेज बन रहे हैं, एक रूम के कॉलेज बन रहे हैं। यूनिवर्सिटी बन रही, यूनिवर्सिटी भी आपको 2-3 रूम की मिलेगी। तो आप देखो कि वो विजन उन लोगों का था, आज राजस्थान यूनिवर्सिटी चल रही है। उन्होंने, उस समय इतने बच्चे थे क्या? आज भी एकोमोडेट हो रहे हैं, आज भी हमारे पास सरप्लस लैंड है। ये विजन आना चाहिए। अगर हम ये कहें कि तुरंत हमको वो काम करना है जो तुमको रिलीफ मिल जाए, बिल्कुल मैं कहता हूं कि तुरंत जो रिलीफ मिलना चाहिए वो मिलेगा। साहब, आप पहले व्यक्ति हैं जो चैनल्स पे इस बात को स्वीकार करते हैं कि
एक लॉन्ग टर्म सोच के साथ में विकास होना चाहिए। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं, आपके पार्टी में तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं अभी तक, 8 साल में हुआ सब। पॉपुलस बजट अगर होता तो आपको मालूम है कि इलेक्शन है अगले साल, इससे बढ़िया कोई बजट नहीं हो सकता था उनके लिए पॉपुलस प्रोविजंस लाने के लिए। उन्होंने नहीं किया, उन्होंने देश का सोचा है, उन्होंने पार्टी का नहीं सोचा है कि पार्टी सत्ता में आएगी या नहीं आएगी। नहीं तो आप जानते हैं कि राजस्थान का बजट भी आ रहा है, आप भी देख लेना, मैं भी यही बैठा हूं, अरे इसको डिस्कस करते हैं 8 तारीख को। बिल्कुल आऊंगा आपके पास में। सबका साथ सबका प्रयास एक नया स्लोगन है जो इस विजन को, बजट के को आगे लेकर के जाएगा, ये दावा किया है सरकार ने। और चलिए, हम अमृतकाल का बजट है, लेकिन जनता को कितना अमृत मिल पाएगा और कितना अमृत का एहसास हो रहा है। पंकज जी, आपके पास में बहुत सारे लोग आते हैं, अमृतकाल की बहुत चर्चा सुनता हूं मैं, क्या असर है इसका? देखिए, अमृतकाल है कि नहीं, बिजनेस के लिए अच्छा है कि नहीं, ये तो सब हम हर साल डिस्कस करते रहते हैं। कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। अगर आप टैक्स प्रपोजल्स की बात करेंगे तो टैक्स प्रपोजल्स में 5 से 7 लाख में हमने तालियां तो बहुत बटोरी, लेकिन अगर उसमें एक अल्टीमेटली एक क्लॉज को नहीं ध्यान दिया कि वो न्यू स्कीम पे ही एप्लीकेबल होगा, ओल्ड स्कीम पे एप्लीकेबल नहीं होगा, और सारे डिडक्शंस जो हैं वो न्यू स्कीम पे एप्लीकेबल नहीं होते। ओल्ड स्कीम में सारे डिडक्शंस हैं, न्यू स्कीम में बिल्कुल भी डिडक्शंस नहीं है। तो अगर आप देखेंगे, मेरे ख्याल से यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब अपना इनकम टैक्स रिटर्न अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में भरते हैं तो उसको ओल्ड स्कीम में भरते हैं। तो बेसिकली 5 से 7 लाख का जो एग्जाम्पशन बढ़ाया है, अगर वो ओल्ड स्कीम न्यू स्कीम में दोनों में बढ़ाते तो जेन्युइन बेनिफिट सबको मिलता। एक बहुत ही नॉमिनल सा बेनिफिट है जो स्लैब्स में भी परिवर्तन किया है, उसमें जो परिवर्तन आया है, अगर आप महंगाई की दर, इन्फ्लेशन की दर, रुपए के वैल्यू की दर को देखेंगे तो उससे भी कम का आपको बेनिफिट दिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि इंडिविजुअल टैक्स पेयर को कोई बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। हम कॉरपोरेट्स की बात करते हैं, कॉरपोरेट टैक्सेशन की बात करते हैं, तो वाकई में एक नई चीज आई है। HNI के लिए सबसे ज्यादा रेट रिडक्शन किया गया और ये कहा गया है कि आपने HNI जो है वो बहुत ज्यादा रेट दे रहे हैं और 42% टैक्स दे रहे हैं, इसलिए उनके सरचार्ज में रिडक्शन करके और उसको 38-39% पे लाए हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी को। अभी ब्रिटेन में थोड़े दिन पहले HNI के टैक्सेशन के बेस पे ही सरकार गिरी थी, आपको ध्यान होगा। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिबेट जानी चाहिए वो स्मॉल मीडियम क्लास को जानी चाहिए, क्योंकि मेन टैक्सेशन से इफेक्ट उनको पड़ता है। HNI जो है उनको इफेक्ट नहीं पड़ता। जो HNI है वो तो अपना बिजनेस इस तरीके से प्लान करते हैं, या वो ज़्यादातर बाहर चले जाते हैं, वो NRI बन जाते हैं। तो हमको अगर टैक्सेशन के कॉन्सेप्ट को देखें, GST को देखें, बहुत बड़ी मांग थी कि डीक्रिमिनलाइजेशन करना चाहिए। जिस तरीके से एक छोटे व्यापारी को आतंकित किया जा रहा है GST में, हम ये मानते थे कि GST में एक सिंप्लीफिकेशन आएगा, एक एमनेस्टी स्कीम आएगी, एक इनकम टैक्स में भी कोई एक एमनेस्टी स्कीम आएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं आया। बल्कि GST में अगर 180 दिन में पेमेंट नहीं कर रहे तो आपको इंटरेस्ट की लायबिलिटी और हो गई। अब ये एक कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है, आपने मेरे से माल खरीदा, मैं कहता हूँ 1 साल में पेमेंट कर देना, लेकिन अगर मैं वो 180 दिन आपने कानून में डाल दिया तो आप इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्ट को कानून से ओवरराइड कर रहे हो। आपने कहा डीक्रिमिनलाइज किया हमने 3 सेक्शन को, लेकिन जो मेजर सेक्शन है, जो बोगस बिलिंग के सेक्शन है, उनमें कहीं पर भी उसका इफेक्ट नहीं आया। कुछ छोटी छोटी गलतियों के लिए जो इनपुट क्रेडिट लोगों का डिसअलाउ किया गया था, बहुत लोगों की मांग थी। फर्स्ट 5 इयर्स, अभी GST के 5 साल पूरे हुए हैं। एक साथ 17 को GST लगा था और हम 1 फरवरी को बैठे हुए हैं। तो लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी कि GST के छोटे छोटे ऑफेंस के लिए जो शो कॉज नोटिस हो रहे हैं, पेनल्टी लग रही है, इंटरेस्ट लग रहा है, मैंडेटरी पेनल्टी है। किसी ने 5,000 की जगह 50,000 टाइप कर दिया और 1 महीने बाद ही उसको गलती पकड़ में आई और उसने वापस उसको रिवर्स कर दिया, तो भी 10% की मैंडेटरी पेनल्टी उसके ऊपर लगेगी। इस तरह के ऑफेंस के लिए एक एमनेस्टी स्कीम, एक माफी योजना, एक क्षमा योजना की एक्सपेक्टेशन थी, वो नहीं हुई। तो मध्यम लघु वर्ग के लिए हमने ये पाया कि MSME के लिए उन्होंने कहा है कि बहुत सारी हम योजनाएं दे रहे हैं, उसमें फंड दे रहे हैं, लेकिन MSME है या स्टार्टअप है, सबसे पहले टैक्सेशन से इफेक्ट होता है। स्टार्टअप के लिए उन्होंने लॉस मेकिंग पीरियड बढ़ा दिया, 7 से 10 साल कर दिया, और उन्होंने ये भी बेनिफिट दिया कि आपको
कैरी ओवर किया जा सकता है। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो टैक्सेशन के इफेक्ट है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल आज वो हो क्या रहा है कि स्मॉल मीडियम वर्क से सारा बिजनेस शिफ्ट होके कॉरपोरेट में जा रहा है। अगर हम जीडीपी नंबर देखते हैं या अगर हम टैक्स कलेक्शन डाटा देखते हैं, वो इसलिए बढ़ता जा रहा है कि आपने इनपुट क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मैं टैक्स की बातें करूंगा, मैं टैक्स का आदमी हूं। इनपुट क्रेडिट को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। आप ये 1,56,000 करोड़ का जीएसटी करेक्शन, लाख करोड़ का जीएसटी करेक्शन आया है, हम खुश हो रहे हैं। लेकिन आपने ये नहीं माना कि 1 जनवरी से जो नए प्रावधान आए हैं उसमें अगर आपने 100 रुपया खरीद पे टैक्स दिया है तो इनफैक्ट आपको क्रेडिट तो 40-50 रुपए का ही मिल रहा है। कभी किसी सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरी, कभी उसने टाइम पे नहीं दिया, कभी उसने और कोई मिस्टेक कर दी, तो आपको वो इनपुट नहीं मिल रहा है। इस वजह से आपको टैक्स कैश में भरना पड़ रहा है और वो बाद में एडजस्टमेंट मिलेगा। तो कई ऐसी चीजें थी जिससे बड़ी एक्सपेक्टेशन थी। वन ऑफ द लास्ट ईयर बिफोर इलेक्शन बजट था, हम सोच रहे थे एक अच्छी योजना, एक क्लीन स्लेट के लिए नई योजना, छोटे छोटे ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए, छोटे छोटे वजह से अगर इनपुट क्रेडिट किसी को नहीं मिल रहा, व्यापारी के रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गए, उनको एक माफी योजना मिल जाएगी, वो नहीं आई। एक एक्सपेक्टेशन, बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन थी स्मॉल बात मैं सुन रहा था अभी, हाइलाइट्स में भी बताया निर्मला जी ने कि एमएसएमई को लेकर के हमने स्वैच्छिक समाधान योजना लेकर के आ रहे हैं। हाँ, तो उसका बड़ा बेनिफिट होगा उससे। देखिए, एमएसएमई के लिए जो विवाद से विश्वास आया है या जो योजना आई है, पहले तो उस योजना से टैक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं है, टैक्स का कोई समाधान नहीं है, क्योंकि मॉडलिटीज जो भी आएंगी वो जीएसटी एक्ट में आएंगी, तब जीएसटी एक्ट के ऊपर वो समाधान एप्लीकेबल होगा। वो जो समाधान आया है वो नॉन पेमेंट या उनके लोन्स के लिए आया है। आप अगर इनकम टैक्स या जीएसटी में देखें, वहां पर कोई भी प्रोविजन में अमेंडमेंट नहीं आया। तो कोई ये कहता है कि वो एक्ट जीएसटी में भी उसका असर आ जाएगा या इनकम टैक्स में भी असर आ जाएगा, वो गलत है। जी अनिल जी, देख अगर हम ये बात करें तो ये कहा जा रहा है कि किसी के लिए कुछ नहीं है। 80 करोड़ लोगों की बात की जा रही है कि जिसको फ्री अनाज हम दे रहे हैं उनको, मछुआरों के लिए, आदिवासियों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो लोग नौकरी पेशा हैं उन लोगों के लिए पूरे बजट में ध्यान रखा गया। ये सरकार का आंकड़ों का मैं जो देख रहा हूं और बजट में जो जिक्र है उनका बार बार किया जा रहा है, उसको लेके कुछ कहेंगे कि हाँ उनके लिए साधने की कोशिश की हो या उनके डेवलपमेंट की बात की हो, ये कुछ दिखाई देगा इसमें? देखिए योगेंद्र जी, जो बातचीतें हो रही हैं हमारे बीजेपी के साथ, हमारे मित्र विजय साहब कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया बजट है, हमारी इकोनॉमी बहुत बढ़ रही है, हम वर्ल्ड को लीड कर रहे हैं, सीतारामन जी कह रही हैं। 80 करोड़ आदमियों को आप 5 किलो वाली स्कीम 1 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 80 करोड़ का आदमी का पेट पल ही नहीं रहा ना, भर ही नहीं रहा उसका। ये स्कीम क्यों हुई है? उसके लिए आपने 2 लाख करोड़ रुपए अलग रखे। बिल्कुल। ये पहले फूड सब्सिडी थी 2,40,000 करोड़, ये घुमा रहे हैं इसको। अगर 80 करोड़ आदमियों का पेट भर रहा है तो स्कीम एक्सटेंड क्यों हुई है? हमारी इकोनॉमी फास्ट कैसे चल रही है? इसमें और दूसरी चीज में आइए, रेलवे बजट लास्ट ईयर था 1,40,000 करोड़ का। 1 लाख करोड़ उन्होंने दिया कि रेलवे खुद ही जनरेट करेगी। रेलवे ने खूब टेंडर निकाले, एक आदमी नहीं आया प्राइवेट सेक्टर। वो 1 लाख करोड़ जो थे ना, जो रेलवे को जनरेट करने थे, उसमें उन्होंने खूब टेंडर किए, सिंगल टेंडर नहीं आया। तो आप झक मार के आपने उस 1 लाख करोड़ को और बढ़ा दिया। तो आप कहीं ना कहीं, मैं 25 साल की स्कीम को क्यों गलत मान रहा हूं? अरे पहले 1 साल तो देख लो यार, ये एग्जीक्यूट हो जाए तो उसको ठीक कर लेना, अमेंड कर लेना। हमारे देश में सोशल सिक्योरिटी के नाम पे सरकार क्या दे रही है? मैं इनकम टैक्स में मेडिकल क्लेम में एग्जम्पशन लेता हूं, मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम भरा, मेरे को क्लेम मिल गया, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन हो गया कि मेरा ये सेफ्टी हो गई। मैं कोरोना में भर्ती रहा, मेरे 1 लाख रुपए का बिल आया। अब कल तो आप मेरे को इस जो डायरेक्ट स्कीम है इससे मुझे कोई एग्जम्पशन दे ही नहीं रहे। 2008 में चिदम्बरम साहब ने ईईटी का एक डायरेक्ट टैक्स कोड बिल लाए थे। उसका मतलब था कि आप एग्जम्पशन हमारे देश में 5 लाख करोड़ के आदमी ले जा रहे हैं, तो एग्जम्पशन तो ले लो, पर जैसे ये चीज सिक्योर्ड, ये मेच्योरिटी होगी, जैसे LIC है, उस रोज मैं टैक्स ले लूंगा। तो सीपीएम वालों ने विरोध किया तो ड्रॉप हो गया। तो हमारे यहाँ सोशल सिक्योरिटी, मेरा बच्चा आज एजुकेशन कितनी महंगी है, मैंने एजुकेशन का लोन लिया, ब्याज का मैं रिबेट ले सकता हूं इनकम टैक्स में, आपने सब उड़ा दिए। आपने LIC उड़ा दी, आपने हाउसिंग लोन उड़ा दिया। ये देश को अमेरिका के काबिल थोड़ा हो गया अभी से। ये देश क्या करता है, एक घर बनाने, हमारे यहाँ कितने बड़े सपने हैं, एक घर बना लो, एक कार ले लो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे दो,
उससे रिलेटेड सारे एग्जामिशन आप विड्रॉ कर रहे हो आप, और नई स्कीम का झांसे पट्टी कर रहे हो आप, ये हो जाएगा वो जाएगा। अरे ये शिशु हमारे देश में बचत, पूरे विश्व में 30% बचत जो सेविंग थी ना वो इंडियन की हुआ करती थी, आपने एक झटके में उड़ा दिया उसको। कौन सी स्कीम लिया है आप? आपको दोनों स्कीमें रखनी चाहिए कि भाई जो नहीं बचत कर रहा है या जो एग्जामिशन नहीं लेना चाहता उधर चले जाओ। आप सारी चीजें उधर डाइवर्ट करते जा रहे हो, और ये कटिंग पेस्टिंग टाइप हो रहा है। ये चिदम्बरम साहब की स्कीम थी, उसको मॉडिफाई करके आप यहां लिया है। तो ये मोटे तौर पे आप एग्जामिशन नहीं दोगे ना तो हिंदुस्तान में काम ही नहीं चलेगा। आप एजुकेशन लोन कितना महंगा हो गया, घर बनाना कितना महंगा हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मुझे सरकार बचाने ही नहीं आएगी। तो आप ये जो कटिंग पेस्टिंग करके जो बना रहे हो ना स्कीम है, आप कह रहे थे कि साहब हमारा जो है ना 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2025 में हो जाएगी, अब वो 30 में जा रही है। वो आपका 4 ट्रिलियन पे ही चल रहा है, अभी 5 आया ही नहीं। तो ये जो सपने दिखा रहे हो, हम घर पे छत डाल देंगे, पानी ला देंगे, हम किसानों को ये कर देंगे, किसानों को वो कहेंगे हमने 20 लाख करोड़ रुपए अलग रख दिए। एग्जीक्यूशन बताओ आप तो मेरे को कि एग्जीक्यूशन क्या हो रहा है। और मैंने आपको पहले कहा कोई भी सरकार जो है ना गलत बजट पेश नहीं करी। 2008 को है ना, अभी इस 8 तारीख को ये विजय साहब है ना कांग्रेस की बजट की भिष्ट मिलते हुए मिलेंगे आपको। हमारी कोई पार्टी से कोई मिलेगा। हमारा कहने का मतलब है बजट उन्होंने तो बहुत अच्छा पेश किया, हम एनालिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं कि इसमें क्या मिला हमारे को क्या नहीं मिला, वो ये बात थी। तो बहुत एवरेज बजट है, और हमारे हिसाब से इसमें जो सब जनों को लेके चलने वाली बात थी वो कहीं नहीं है। आज बजट का पता क्या एनालिसिस आएगा कल, शेयर मार्केट इतना चढ़ गया। अरे शेयर मार्केट कितना है? 6.5 करोड़ आदमी का तो अकाउंट है, 6.5 करोड़ आदमी ये इनकम टैक्स से पे ही है। तो 7 लाख जब किए तो प्रधानमंत्री टेबल बजा रहे थे। अरे क्या हो गया, 7.5-8 करोड़ तो टैक्स पेयर है, क्या टेबल बजा रहे हो आप? उसमें भी हमें देखना होगा कि वो रिटर्न फाइल करते हैं, जिसमें भी पेयर्स जिनकी बात करें तो संख्या और कम है, 2 करोड़ भी नहीं हो पाती। चले आप लोग सभी बने रहे हमारे साथ में, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर में हमारी खास पेशकश बजट 2023-24, और उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। जो चर्चा में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जयसिंह कोठारी साहब हैं, उनके पास एक बार फिर जाना चाहूंगा। सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही है और ये कहा भी जाता है कि इंफ्रा पे आप खर्च करिए, सर्विस सेक्टर भी एक अपना एक नया अपना एक ओरा रखता है और उसमें एम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है, लेकिन एमएसएमई की बात की जाएगी। पिछली बार भी हम बात कर रहे थे कि इसका थोड़ा ख्याल किया जाना चाहिए। तो इस बजट में मान सकते हैं हम इन तीनों सेक्टर पे कुछ हो रहा है? एमएसएमई के लिए किया 1% उन्होंने इंटरेस्ट की रिबेट देने की बात की है, और 2 लाख करोड़ रुपया कोलेटरल फ्री सिक्योरिटीज की सरकार उनको गारंटी देगी, उसको 2 लाख करोड़ का तक के बढ़ाया गया है। तो उनके लिए है प्रोविजन। अब वो उसका उपयोग कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, अब कोई भी देखो काम, ये फ्री इकोनॉमी के कंसेप्ट को समझने की बात है। दुनिया में कहीं पे भी है, जब हमने उसको व्यवस्था को अडॉप्ट कर लिया है, फ्री इकोनॉमी हमेशा इम्बैलेंसिंग क्रिएट करती है। एक घर में 4 लड़के होते हैं, आप चारों लड़कों को एक ही एजुकेशन नहीं दिलाते, आप समय के हिसाब से बदलती रहती है, सब चेंज करते रहते हैं। तो इस सरकार का जब मार्केट इकोनॉमी होती है तो एक कंसेप्ट है कि सरकार मनी को इंजेक्ट करे सिस्टम में, जैसे मानसून की बारिश होती है वो भगवान देता है, ऐसा ही पैसा सिस्टम में सरकार देती है। आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हो, इसके लिए सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए कि जो मनी आ रही है उसका प्रोडक्टिव यूज कैसे हो, उसके लिए सरकार मना नहीं करती। आप जैसे स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ स्टॉक मार्केट बहुत तकलीफ देने वाला है आने वाले समय में। जो 40 लाख करोड़ रुपया इनकी म्यूचुअल फंडों की सेविंग है, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज नहीं है। आप वो स्पेकुलेटिव उसमें लगे हुए हैं और वो पैसा अल्टीमेटली हमारे यहाँ से निकल के बाहर जा रहा है और चला जाएगा। तो ऐसी आप कंस्ट्रक्टिव अगर हम आलोचना करें तो ठीक है, 40 लाख करोड़ रुपए किसे कहते हैं, पता नहीं कितने एमएसएमई कितने जनों को हम इंडस्ट्री लग सकती है।
तो लेकिन हमने जो मनी इकोनॉमी का व्यवस्था को पकड़ा है, अब अच्छा है ये बुरा मैं नहीं कहता, लेकिन इसके पिटफॉल्स जो हैं या इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है वो अब साथ में हमको इस डेवलपमेंट के साथ में भोगने का दौर है, उनको भी भोगना पड़ेगा। और इसके करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं कि हम वापस 10 साल पुरानी या 20 साल पुरानी व्यवस्था में चले जाएं, ऐसा मैं मानता हूं कि नहीं होगा। जो जीडीपी की ग्रोथ है, फाइनेंस मिनिस्टर ने इस साल 10.5% का आकलन किया, वो रहेगी कि नहीं रहेगी वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने जो भी जितना अपना हिसाब किताब था वो बना के ये कहा कि हम इतना प्रोजेक्ट करके वापस लाइन पर पटरी पे आएगी लाइन, और 50 लाख करोड़ रुपए ये मान लीजिए सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट की ट्रेजरी से सिस्टम में आएगा। वो 50 लाख करोड़ रुपए कैसे कहते हैं आप? अब उसका यूटिलाइजेशन कौन कैसे करता है, ये फ्रीडम है सबको। आप ये नहीं कर सकते कि ये योगेंद्र जी को मिले या जयसिंह कोठारी को मिले, कोई सरकार ये तो नहीं कहती ना। उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, उसका कोई ऐसा व्यवस्था बननी चाहिए, सिविल सोसाइटी आगे आए, कई ऐसे एनजीओज हैं वो हैं, उसको पे काम पे लगे। मेरा मानना है कि हम बिखरे हुए हैं, उस बिखराव की जगह अगर एकता करें, वो करें, उनकी रास्ता निकालने, इस कंसेप्ट को लेके चलें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा उपयोगी होगा, ये मेरी सोच है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हम दूसरे किसी कंट्री की व्यवस्था को अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसे माहौल, ऐसा स्थितियाँ हैं कि नहीं है, या फिर उनको ये भी एक अलग तरह की एक एजुकेशन है कि लोगों को उसी तरह से तैयार भी करिए कि हम उस मोड पे जा रहे हैं और उसके लिए आप तैयार रहिए, लेकिन आप मानसिक रूप से तैयार हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि भारत की एक संस्कारों में कहो, चाहे भारत के डीएनए में कहो, कि बचत की जो बात आती है, निश्चित रूप से जिसकी जैसी स्थिति होती है बचत जरूर करता है। ये भारत के लिए सबसे बड़ी मजबूती कहेंगे, गवर्नमेंट कोई भी हो, क्योंकि कोविड इसका एक बड़ा उदाहरण है। और दूसरा, हमारे यहाँ पे वासुदेव कुटुंबकम की जो बात की जाती है हमारे संस्कारों में है, लोग कोई भी अगर पड़ोसी की कोई तकलीफ होती है, बेशक वो बोलते नहीं हो, लेकिन उसकी तकलीफ में भागीदारी जरूर निभाते हैं, उसकी खुशी में जाए ना जाए। ये मैंने कोविड में भी देखा और लोगों को हम वैसे भी देखते हैं कि कोई जी। इस पे मैं कमेंट करूंगा, जो आप कह रहे हो, ये जो बजट है, ये जो मनी इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, ये उसी जो हमारी जो परंपराएं हैं उसको चौपट करता है। इसमें एक ही रास्ता है आपको विनर रहने का, कि आप जैसे चाइना ने 5, 7, 10 कंट्री को कोई बर्बाद करने की कोई चीज आप क्रिएट करो, बस विनर आप तभी रह सकते हो। वो एक लैकिंग है। उलझा के रखो, उलझा के नहीं, अपना माल कोई ऐसी चीज क्रिएट करो जो वहां पे बिके, उस कंट्री को क्रिएट करो। विनर्स लीडर्स गेम है, मनी या तो आपके पास होगी तो मेरे पास नहीं होगी, मेरे पास होगी तो इनके पास नहीं होगी। तो जब तक आप ऐसी कोई चीज क्रिएट नहीं कर लो, और वो लैकिंग है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने हमारे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उसके लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं की, जो हमारे आने वाले समय की, जब हमारे एक्सपोर्ट गिर रहे हैं, व्यापक मंदी 2023 में आने की संभावना है विश्व में, तो हमारे एक्सपोर्ट नहीं होंगे तो हम फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से कमाएंगे? जो आईटी, लेकिन मोटे अनाज का जिक्र किया मैंने, निर्मला जी को सुना कि छोटे छोटे जो काश्तकार है वो भी अपनी क्रॉप को भेज सकेंगे, लेकिन कितनी भेज पाएंगे वो? नहीं, भेजेंगे कहाँ से? कोई मार्केट तो हो ना पहले। आप हमारी प्रोडक्टिविटी का लेवल, हम चाइना हमारे से 4 गुना 1 एकड़ में गेहूं पैदा करता है, ऑस्ट्रेलिया 6 गुना पैदा करता है, तो हम प्रोडक्टिव ही नहीं है, बिकेगा कहाँ से माल? वो आप और मैं अपनी खा लें उसको। तो जब तक आप इस ग्लोबल वर्ल्ड में जीतने का जो फार्मूला मैं समझ पाया हूँ, कि जब तक कोई ऐसी विद्या है, ऐसी चीज आप क्रिएट नहीं कर लें जिससे, जब आप चाइना बनना चाहते हो, मिनी चाइना भी बनना चाहते हो, तो कम से कम 5, 7, 10 कंट्री तो ऐसे पकड़ो। उसने अमेरिका और यूरोप को मैन्युफैक्चरिंग को बर्बाद किया, हम 4-5 कंट्री तो ऐसे पकड़े जिनको हम बर्बाद कर सके। वो इसमें कला होनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। ये भी एक स्किल है, सही कर रहे हैं आप। और वैसे भी देखिए, एक हम देश ने पछाड़ दिया, हम ये मान करके चलते हैं कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, आपके यहाँ पे निवेश कितना हो पा रहा है। निवेश इस वजह से, आप पे निवेश इंपोर्ट जो कर रहे हैं हम उसको निवेश मत मानिए। कई लोग कहते हैं कि देखिए वहां से इतना पैसा आ गया, वो पैसा नहीं है, आपने इंपोर्ट किया, वो आपका पैसा गया है वहां पे। चलिए अदिति, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। इंडस्ट्री को लेकर के हमने बात की, एमएसएमई सेक्टर की बात की, महिलाओं की बात की, एजुकेशन की भी बात कर रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे, एक सेंट्रल लाइब्रेरी की बात की गई है, डिजिटल लाइब्रेरी की, क्योंकि बुक्स में बहुत सारा पैसा लगता है, लोग पढ़ सकते हैं। तो इनसे कुछ स्थितियां बदलेंगी? देखिए, मैं आज के पैनल में एकदम अलग हो गई हूँ। एक तो वुमन और एम्पावर्ड वुमन हूँ मैं, ये जरूर कहना चाहूंगी, और बिजनेस भी करती हूँ, और मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हूँ। तो मेरे अदिति जैसी और अदिति बने, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आजकल काफी बन रही है ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही। बजट में दिख रहा है। देखिए, बजट की बात जो अभी सारी बातें हुई कि 25 साल के बारे में हम क्यों सोच रहे हैं, सारे पैसे वालों के बारे में ही सोच रहे हैं, ये सब कुछ मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी बात है कि हम 25 साल बाद की सोच रहे हैं, क्योंकि जब हम सोचते हैं 25 साल बाद की, तभी हम कुछ आज इंप्लीमेंट कर पाते हैं।
आज की ये जो हमारी गवर्नमेंट है, इन्होंने इतने सालों में, पिछले बजट्स में भी मेक इन इंडिया चलाया, स्किल इंडिया चलाया, और इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। ये कोई 10 लाख करोड़ है, तो वो इतना कोई सिंपल चीज नहीं है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप सड़क बनाएंगे, आप ओवर ब्रिजेस बनाएंगे, इतना सारा काम आप जब उसके अंदर करेंगे, तो केवल ये सुविधा के लिए नहीं है, उसके अंदर सीमेंट लगेगा, उसके अंदर काम करने वाले लोग होंगे। तो ये नहीं है कि केवल वो अमीर लोग को और अमीर बना रहा है, यार लोगों के लिए सुविधा ही बना रहा है। उसके अलावा देखिए सीमेंट लगेगा, बजरी लगेगी, कारीगर लगेंगे, तो वो सब रिपल डाउन इफेक्ट आएगा, और एक ही तरफ से नहीं आएगा, वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को सशक्त बनाएगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही बेकार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हमने कोरोना के दौरान देखा कि एक बिल्डिंग में जब सब जने एकदम बंद हो गए थे, बड़े बड़े शहरों की बात करिए आप, छोटे छोटे शहरों की बात करिए, जिस जने को जो स्किल आती थी उसने उसी स्किल से पैसा बनाया, प्लस उसने अपने आस पड़ोस वालों को बहुत सारी चीजें मुहैया भी कराई। तो ये नहीं है, ये माइंडसेट अब चेंज हो रहा है लोगों का। जी, आप तो कॉमर्स से हैं खुद जी, भी, बिल्कुल। और हाँ, तो ये जो बात करिए, मैं स्किल की बात कर रहा हूँ, जी। उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म मिल रहा है इस बजट से, या पिछले बजट की बात करें? क्योंकि कोविड मैंने कहा ना कि आपदा में लोगों ने अवसर तलाश से हुनर जी। प्लेटफॉर्म जिसके पास में छिपा हुआ था, किसी ने बनाया कि अच्छा ये हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जी। कभी खाना नहीं बनाया, और महिलाएं, रेसिपी तैयारी की, और बहुत सारे लोग चल रहे हैं। महिलाओं का जितना अपन सोच भी नहीं सकते, और जो कहीं गिना नहीं जा रहा, महिलाएं घर से इतने सारे काम कर रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, तो वो भी उसी के लिए कोई प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है कि हाँ वो अपने हुनर को वहां तक ला सके और उससे पैसे ले सके? जी बिल्कुल हो रहा है। देखिए, मैं क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री से भी जुड़ी हुई हूँ, आज हमारे यहाँ पर इतने तरह के कंपटीशन होने लग गए हैं, जहां पर कि अलग अलग तरीके के आप आइडिया लेकर के आइए, छोटा बड़ा कैसा भी। और उसके अंदर ये भी नहीं है कि 6 साल का बच्चा कोई आइडिया नहीं ला सकता, या 60 साल का बुजुर्ग कोई आइडिया नहीं ला सकता। ओपन प्लेटफॉर्म है, और वहां पर जाकर के आप अपने आइडिया दीजिए। आपको गवर्नमेंट पैसा भी दे रही है, स्टार्टअप करने के लिए भी पैसा दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ है, लोगों के माइंडसेट में चेंज हुआ है। आप देखेंगे बहुत सारे कोर्सेज जो है, एज ओल्ड कोर्सेज जो थे, अब लोग वो कोर्सेज नहीं पढ़ रहे। वो लोग पहले ये सोचते हैं कि क्या मेरे को ये कोर्स पढ़ने से कल नौकरी मिलेगी, या क्या मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तभी लोग वो कोर्स कर रहे हैं। तो ये कोई इतनी छोटी चीज नहीं है कि एक बजट के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट हो जाएगा कि हमारे को अच्छा हुआ या खराब हुआ। ये हमारे माइंडसेट को चेंज कर रहा है। और पिछले आने वाले 5-7 साल के अंदर मैंने इतना देखा है कि लोगों के अंदर एक जज्बा बढ़ा है कि नहीं, अगर मेरे पास नौकरी नहीं है कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ अपने लिए खुद अपनी स्किल बनाऊंगा। और जितने भी अपने इतने सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं जो कि स्किल इंडिया से रिलेटेड है, वहां पर इतनी सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, जैसे अर्बन क्लैप हो गया, अर्बन क्लैप नहीं, अर्बन कंपनी आ गया। और उन लोगों ने जैसे छोटी छोटी जो चीजें थी कि आप ब्यूटिशियन हैं, या आप इलेक्ट्रिशियन हैं, या आप प्लम्बर हैं, वो वोकेशन को लेकर के और स्किलिंग से रिलेटेड जो छोटी छोटी चीजें थी, अब उनको एक अलग फॉर्मेट में पेश किया जा रहा है। वहां से जो जैसे इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, उनको बेटर पैसा मिल रहा है, वो सही जगह पर अच्छी तरीके से पहुंच पा रहे हैं, बिचौलियों के थ्रू उन्हें नहीं जाना पड़ रहा है, और उनको बेटर पैसा मिल रहा है। दूसरी की तरफ जिन लोगों को इस तरह की सुविधाओं की जरूरत है, उनको बेटर सुविधा मिल रही है। इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है? तो लोगों के माइंडसेट में चेंज आया है। और आज के जमाने में अगर कोई ये कहता है कि मैं 2.5 लाख रुपए नहीं सेव कर सकती या कुछ, तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, आप 80 करोड़ लोगों को तो उन्हीं के लिए लीजिए, अगर वो 2 लाख रुपए बचाएंगे तो उससे बाहर हो जाएंगे स्कीम से। हाँ, अब देखिए हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ बुरा होता है, लेकिन हर एक चीज को हम सिरे से ये कह दें कि तो बजट तो बहुत ही खराब है और इससे कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। नहीं, मैंने आपके उस बात को लेकर के कहा है कि जिसमें कहा कि 2 लाख रुपए बगैर कोई नहीं बचा सकता। 2 लाख रुपए पूरे साल में कमाते हैं लोग। एक किसान के परिवार की एवरेज आय 10,000 रुपए है, जिसमें आपकी वो बात कितने तो सही है। हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे, 4 लोग भी अगर हम मान के चलते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि वो खाएगा कि 2 लाख रुपए बचाएगी वो लेडी। हमें उस हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि उसका बेनिफिट किसी को नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जो लोग कमा सकते हैं, आप अगर कहेंगे कि 2 लाख की चलिए मैं तो फंड्स ले लेती हूँ। लेकिन मैं भी तो काम कर रही हूँ, मैंने इतनी पढ़ाई करी है, उसके बाद में मैं सुबह से रात तक काम करती रहती हूँ, लेकिन अगर मैं पैसा कमा पाती हूँ तो बुरी बात थोड़ी है। हमने हमेशा देखा है कि एग्रीकल्चर इंडिया का हमेशा से सूत्रधार रहा है, हमेशा से वो रहा है कि हम एक एग्रेरियन इकोनॉमी है। लेकिन हमारे इस वाले बजट में भी फिशरीज से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इस तरीके की भी बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें या तो हम एग्रीकल्चर को बहुत ही ज्यादा सशक्त हमें करना पड़ेगा। जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं या कहीं और की बात करते हैं, वहां पर पूरे पूरे बीघों के खेत होते हैं और वहां पर एक मशीन होती है और 2 लोग होते हैं।
और वो सारा का सारा मशीनों से ही सारा का सारा काम हो जाता है। तो या तो हमें उतना सारा कुछ व्हाइट रेवोल्यूशन दोबारा लाना पड़ेगा, ग्रीन रेवोल्यूशन दोबारा लाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी देखिए एक चीज, पिछले कई सालों में एक आईटी को लेकर के जो आया है चेंज, उसकी वजह से सर्विस सेक्टर हर जगह, आज एक जो मैन्युफैक्चरर है, छोटे तबके का मैन्युफैक्चरर है, कोई अपने हस्तशिल्प से कुछ बना रहा है, कुछ कर रहा है, उसको बिकॉज ऑफ इंटरनेट वो बाहर, इंडिया से बाहर भी अपना सामान बेच पा रहा है। और स्टार्टअप्स के थ्रू लोग उनको भी एक उनकी तरफ पहुंच रहे हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, जो हमारे छोटे छोटे शिल्पकार हैं, बुनाई कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको हम एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म भी दे सके। तो आईटी जो है मेरे ख्याल से वो, और टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, जो अभी भी ये सारी चीजें चल रही है, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इंडिजिनस इंडस्ट्री जो हमारी एग्रीकल्चर है उसको समझे, उसके अकॉर्डिंग हमारी मशीनरी बने, और हमें मतलब उसमें कुछ बहुत बड़ा करना पड़ेगा। वरना हम सालों से यही कहते जा रहे हैं कि हमारा जो किसान है वो मर रहा है, किसान है वो मर रहा है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? केवल हम यही तो सोचते हैं हम इसे सस्ता लोन दे देते हैं, फ्री का लोन दे देते हैं, इसका लोन माफ कर देते हैं। एक्चुअल में तो कुछ हो नहीं रहा। तो हम हमेशा या तो हम एक्चुअली उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा बड़ी, आपको कि नहीं हो पा रहा अभी ऐसा? हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं हो पा रहा है। देखिए हम, क्योंकि इसमें मैं झूठ बोलूं सच बोलूं उसका कुछ है नहीं, हम रोज पेपर में पढ़िए ना, आप रोज ही हम देखते हैं कुछ ना कुछ होता है। तो या तो हम सिरे से, हमें बैकग्राउंड में जाकर के और बहुत ज्यादा कुछ करना पड़ेगा। छोटी मोटी इन चीजों से काम नहीं चलेगा कि आपने लोन दे दिया, लोन माफ कर दिया, लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो इतना काफी नहीं है। तभी आत्मनिर्भर भारत बनेगा कि जब उसको आप टैक्स पेयर बनाएंगे, आप उसको मजबूर मत बनाइए कि हाँ मेरा लोन माफ होगा, उसका इंतजार भी नहीं है। मैं जब बात करता हूं किसानों से तो कहते भी हैं कि हमें भी आप टैक्स पेयर बनाइए, 10,000 रुपए हमारी मासिक जो एवरेज इनकम है आप उसी पे क्यों बांध करके रख, 1,20,000 के आसपास होती है, ये एनुअल इनकम है एक किसान की, परिवार की बात कर रहा हूं। परिवार में 4 लोग तो आप मान के चलेंगे, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे, 2-3 भी हो सकते हैं बच्चे, 4 भी हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि उस एवरेज इनकम पे हम कहां टिके हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की। विचार करना होगा। मैं बजट को खारिज नहीं कर रहा, और हमारे एक्सपर्टीज जो बैठे हैं वो भी खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे धरातली चीजों पे भी फोकस करना होगा। और दूसरा, इसकी मॉनिटरिंग की बड़ी जरूरत है। गवर्नमेंट कोई भी हो, वो बनाती तो बहुत अच्छी है, लेकिन पब्लिक से भी जाना चाहिए। केवल ये नहीं होना चाहिए कि आप केवल बूथ प्रमुख बना रहे हैं, वो बूथ प्रमुख को ये पावर भी दीजिए कि वो वास्तव में वहां के लोगों के जो आंसू निकलते हैं उस पर भी चर्चा करें कि वास्तव में इस बजट में थोड़ा सा ये भी होता तो बहुत अच्छा होता। जी देखो, सबसे बड़ा किसी भी देश का विकास अगर होना है तो जब तक मैन्युफैक्चर सेक्टर नहीं बढ़ेगा ना, तब तक होगा नहीं। और भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है। अब देखेंगे अभी सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, जितने भी टैक्सेस आ रहे हैं ना वो सर्विस सेक्टर से आ रहे हैं। आप विश्वकर्मा में जाइए, 70% फैक्ट्रियां बंद पड़ी है, गोदाम बने हुए हैं उनके अंदर, वो बाहर से माल मंगाते हैं, बेचते हैं। आज आप कह रहे हैं ना भारत का बहुत बड़ा विकास हो गया, भारत, दुनिया भारत की तरफ देख रही है। मैं कह रहा हूं अपना खुद का देख लो कि चाइना से आपका एक्सपोर्ट कितना बढ़ गया पिछले सालों में। जो कल तक कहते थे झालर मत मंगाओ, आज वो मूर्ति भी चाइना से बनवा रहे हैं पटेल की। जो ट्रेनें आ रही है, जो मेट्रो बन रहा है, वो कौन बना रहा है? आप स्किल इंडिया की बात कर रहे हो ना, कितना स्किल कर दिया आपने नौजवानों को। जो कहा था कि हम उनको स्किल कर देंगे और उनको देंगे, अभी भी इस बार भी रखा है, कितने लोगों को रोजगार दिया? मुझे बता देंगे कोई भी आंकड़ा? वित्त मंत्री कभी पेश करती है कि हमने स्किल इंडिया के तहत इतने लोगों को ट्रेन किया, उसके बाद में इतने लोगों को रोजगार दे दिया। आज आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में, अभी मैं ट्रेन में सफर कर रहा था राजधानी में, हालत क्या पता उन बेचारों की, 7,000 रुपया महीना मिलता है और ये दौड़ते हैं बेचारे रात और दिन उस ट्रेन के अंदर। उस ट्रेन के अंदर रात और दिन दौड़ते हैं, 24 घंटे उनकी वो हालत है, खाना भी उनको समय पे नहीं मिलता। राजधानी के नौकर है, लेकिन है किसके नौकर? वो एक ठेकेदार के नौकर। मैंने पूछा किसका नौकर है? कि साहब पता नहीं हमको, ये तो कौन है? हालत ये है कि रेलवे में जो मिनिमम वेज लगा हुआ है ना, वो मिलता नहीं है। ठेकेदार उनका ATM कार्ड ले लेता है और उसका जो वेतन बनता है उसका आधा पैसा खुद रख लेता है, और वो आधे पैसे में उसको नौकरी, अगर किसी ने बोला तो मारपीट और होती है और नौकरी से निकाल दिया जाता है। क्या कर रही दिल्ली में बैठी सरकार? ठेकेदारों को पकड़ दिया, सब भ्रष्ट हैं। ये हालत हो रखी है। आप कभी रेलवे में जाके थोड़ा सा कर लीजिए, राजधानी में कर लीजिए। मैं अभी ट्रैवल करके आया हूं बेंगलोर से, तो जब मैं इंटरव्यू करता रहता हूं लोगों के, उसके अंदर आईटी सेक्टर में ये फ्रस्ट्रेशन है लोगों के बीच में, नौजवानों के बीच, कि गाली गलौज से पेश आती है मल्टीनेशनल कंपनियों के अधिकारी। उनको वेतन दिखने को दिखता है कि 50,000 1 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन उनका हालत यह है कि 24 घंटे
ऑनलाइन रहना, सोएगा नहीं, अगर फोन बजेगा रात को तो जवाब देना है। तो आपके हिसाब से सरकार को क्या करना है? सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को रूल्स बनाने चाहिए, इसके लिए भी ना नियम बनाने चाहिए ना। आज आपने सब कुछ पूंजीपति के हवाले कर दोगे, हम दो और हमारे दो का विकास है देश के अंदर। आज आपने कहा आपदा में अवसर किसको मिला है? गरीबी लोगों की हालत खराब हुई है। पवार सिंह जी, देखिए, आज अडानी की सुनिए ना, मैं वर्षों से नहीं, मैं आ रहा हूं। अडानी की संपत्ति कितनी बढ़ गई है? नहीं, एक बात सुनिए, उसकी कैसे बढ़ गई है? आम आदमी की तो इनकम नहीं बढ़ी है। पूंजीपतियों को लेकर के हमेशा से पॉलिटिकल बैकग्राउंड में सवाल उठते रहे हैं कि सरकार केवल पूंजीपतियों पे फोकस करती है, गरीब का ध्यान नहीं करती। आजादी के इतने साल बाद भी 80 करोड़ लोगों को भी अगर देश में आज भी 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है, महिलाओं को घंटे खड़ा रहना पड़ रहा है, इससे ज्यादा तो बदतर स्थिति हो नहीं सकती देश की। आप कह रहे हो हम बहुत बड़े विकासशील है, दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अरे ये शर्मनाक है कि आप पड़ोसी जो छोटे छोटे देश है ना, उनसे भी हंगर इंडेक्स में पीछे है। अदिति जैसी बिटिया जो है ना, बहुत गिनती की है। आज महिलाओं को जाके देखो हालत क्या है ना, उड़ीसा में जाके महिलाओं को देख लो ना, कितना अवसर मिल रहा है, कितना गांव में अवसर मिल रहा है ना। ये इन्होंने कितना पैसा खर्च किया। आज इस सरकार ने आने के बाद एजुकेशन 10 गुना महंगा कर दिया। जो फीस 10,000 रुपए थी राजस्थान विश्वविद्यालय की 1 लाख रुपए कर दी। किसके लिए मुनाफा दे रहे हैं? अरे आप फ्री करो ना एजुकेशन को। मैं जाके आऊं भूटान में, फ्री एजुकेशन है, फ्री मेडिकल है। आपके देश में क्यों नहीं संभव हो रहा है? ये क्यों नहीं दे पा रहे हो आप? आज छोटे से देश क्यूबा ने पूरी दुनिया को डॉक्टर दिए कोरोना काल के अंदर, अपने दुश्मनों को दिए। आप दे पाए क्या कहीं पे? आपके पास खुद के पास अस्पताल नहीं थे, आपके पास बेड लाखों में बिके, यहाँ पे 7-7, 8-8 लाख में जयपुर में बेड बिके, तो आपको भी पता है ना। तो हमारी स्थिति क्या है? हम बातें खाली करें, जुमले देवें और जुमलों की सरकार चलाए, इससे देश आगे नहीं बढ़ता। मैं ये कहना, चलिए मैं लौटूंगा, मैं अरुण जी का रुख करना चाहूंगा। अरुण जी देखिए, कुछ मैं खूबी भी चाहूंगा, बजट में कुछ दिखाई दे रहा है आपको इसमें कि हाँ ये कह सकते हैं कि ये तो काबिले तारीफ है? क्यों बजट में अधिकारी लगे हैं, पैसा लगा है? देखो, अभी अदिति ने जिक्र किया, वो माइनॉरिटी में है इस पैनल में 2 वजह से। एक तो वो महिला हैं, दूसरे शायद हमारे एज की तरफ भी उनका तंज था कि बुजुर्ग लोगों में। एक मिनट, मैं ये कहना चाहता हूँ, अनिल के लिए भी कहना चाहता हूँ, हम 60 प्लस हैं, लेकिन हम नौजवान लोग हैं, बिल्कुल अपग्रेडेड हैं। आज की पीढ़ी से सीधा संबंध है। मेरे बेटा और मेरी बेटी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। कोई जनरेशन गैप नहीं है। जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम भली भांति समझते हैं। जहां हमारा विरोध है वो ये है कि देखो, जिस देश में प्रधानमंत्री सरेआम झूठ बोलता हो, ऐसा क्यों लगता है? मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं और आप सब इससे डिसएग्री नहीं कर सकते। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए थे। 2 करोड़ सालाना रोजगार, 200 जगमगाते हुए स्मार्ट सिटी, 2022 में सबको छत। और आपको रिसेंट चाहिए हो तो आपको ये अजीब नहीं लगता क्या कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा हो चीन के लिए कि ना कोई घुसा है ना घुस के बैठा है? टीवी पे इस देश के 140 करोड़ लोगों ने वो स्टेटमेंट सुना है। ये अगर आपको इसमें अजीब बात नहीं लगती हो तो मुझे आश्चर्य है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक नियत होनी चाहिए सेवा की। आप मार्केटिंग इवेंट्स कर करा के इस गरीब देश को, जो अब भी गरीब है, साइजेबल पॉपुलेशन गरीब है, मैं इनकी सफलताओं की कहानी सुन के, अदिति और ऐसी बहुत महिलाएं हैं, इन्होंने वाकई कमाल के काम किए हैं। वो चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, हर फील्ड में आगे हैं। बहुत खुशी होती है हमें। लेकिन अगर अदिति को ये वाकई नहीं पता हो कि ये लो जी 2 लाख रुपए भी अगर आप नहीं बचा सकते तो आपका तो जीना व्यर्थ है, ये एक्सपोजर की कमी है। ये असली भारत से जान पहचान नहीं होने की वजह से है। हमारी भी बहुत जान पहचान नहीं है, मैं भी शहर में ही रहता हूं, पर हमारी कल्पनाशीलता है। हमने ट्रेवलिंग्स के दौरान, रेलों की यात्राओं के दौरान असली भारत को देखा है। आप उसको देखिए, इस देश के नागरिक का संयम को तो मैं सैल्यूट करता हूं, उसका तो मुकाबला ही नहीं। हम सरकारों के होने के बावजूद भी उसने संयम नहीं खोया, तरक्की की। अदिति जैसी लड़कियां आगे बढ़ रही हैं सरकारें होने के बावजूद। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है सरकार का, वादे हैं, सुनहरी बातें हैं, आंकड़ेबाजी है,
यही कलाकृति बच गई। मैंने आपको बताया ये कितनी सस्ती टेक्निक है मेरी निगाह में कि आप कल परसों की बात मत करो, आप 25 साल की बात करो, आप 5 साल उलांग जाओ ताकि ये बीच वाला जो इलेक्शन है वो तो नहीं पड़ जाए। इस बजट में एक राजस्थानी होने के नाते मैं उस एंगल से भी कहता हूं, राजस्थान को घोर निराशा मिली है। कोई कह रहा था यहाँ कि ये चुनावी बजट है, ऐसी मैं तो ज़्यादा इसको मानता नहीं हूँ, क्योंकि इतना लोक लुभावन भी नहीं है, वाकई कोई सेक्टर छुआ नहीं है इनने ढंग से। कर्नाटका में एक वाटर प्रोजेक्ट चल रहा है, जितने साल से राजस्थान में ERCP का प्रोजेक्ट चल रहा है। इस बजट में उसको 54,000 करोड़ रुपए ग्रांट किए गए हैं अनुदान। ERCP का जिक्र नहीं है। क्या किया है हमने, क्या कसूर क्या है, सिवाय इसके कि 24 MP इस प्रदेश ने एक नहीं 2 बार आपको दिए विश्वास करके। क्यों नहीं बोलते हैं आप? सिर्फ टेबल थपथपाने के लिए गए हैं? पिछले 5 साल से लगातार देख रहे हैं। विजय साहब से। जी विजय साहब, देखो मेरा तो कहना है कि माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। आज जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं वो माइंड सेट ऐसा है कि ये सब 8 साल के अंदर ही हुआ क्या? 70 साल पहले तो कुछ ही नहीं था क्या? 70 साल में कुछ नहीं किया क्या हमने? सब कुछ 8 साल नहीं, 8 साल के अंदर कुछ तो सुधरा होगा। मैं ये कहता हूं कि कुछ तो सुधरा होगा। आज कितने एम्स थे मेरे, इनसे पूछता हूं उस समय नहीं, 2014 से पहले कितने एम्स थे साहब? 16 एम्स किसने जोड़े? IIT किसने जोड़े? IIMs किसने जोड़े? आप तो इस तरीके की बात करते हो कि इस सरकार ने कुछ किया ही नहीं। अरे माइंड सेट चेंज करो भाई आप लोग। ऐसा थोड़ी होता है कि एक तरफा आप बोलते जाओगे लोग सुनते रहेंगे। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी एक बार जीत के आ गए, चलो बातों पे जीत के आ जाता, दोबारा कैसे आते साहब? कोई प्रॉमिस अगर निभाया होगा तभी तो दोबारा चुन के भेजती है पब्लिक। ऐसा नहीं होता है कि नहीं झूठ की, देखो ऐसा काट की हंडी एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ती है। अगर उन्होंने नहीं चढ़ जाती तो फिर ठीक है, आपका सोच ऐसा है तो उसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट ये माइंड सेट चेंज करने की जरूरत है। आज हिंदुस्तान कोई मोदी जी का नहीं है, हिंदुस्तान आपका और मेरा सबका है। हम सबको मिलकर के विचार करना पड़ेगा। मोदी जी अकेले कुछ नहीं कर सकते, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के काम करते हैं तभी देश की उन्नति होती है। आज हम चाहते हैं कि अगर जैसे अदिति जी बोल रही थी कि देखो क्या होता है आज की तारीख में आपको खुद को स्ट्रगल करना पड़ता है। सरकारी नौकरियां कितनी दे देंगे? आपने 2 करोड़ नौकरी की बात करी, 2 करोड़ नौकरियां सरकारी हो सकती है क्या? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिला करके 2 करोड़ होता है। मैं कहता हूं 2 करोड़ नहीं होगा। अभी अगर उन्होंने कोई बात करी, ये किसने देखा था साहब? अगर मैंने 5 साल की बात भी कर ली, आपके पास 2 साल तो पेंडेमिक में चले गए, उसके बाद में आपके साथ क्या हुआ? पेंडेमिक के बाद में आपके यूक्रेन और रशिया आ गया। तो ये चीजें चलती रहती है। तो जी चलिए 30 सेकंड में आप अपनी बात करिए। तो मेरा कहने का पंकज जी के पास जाना है एक बार। हाँ, मेरा कहने का अर्थ ये है कि आपको ये माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। हम सबको पक्ष और विपक्ष के हिसाब से नहीं करना पड़ेगा। अपन को करना चाहिए कि देश का उत्थान कैसे हो। मैं एक बार कई बार देखता हूँ ट्रकों के पीछे लिखा होता 100 में से 99 बेईमान फिर भी मेरा भारत मान। तो हम लोग उन लोगों में से, चाहे मैं भी हूं चाहे कोई भी हो, तो हम उस स्थिति में है। तो जब तक हम देश का नहीं सोचेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर कमियां निकालेंगे तो भाई अच्छे सुझाव दो, काम करो। ऐसा थोड़ी होता। आज आपकी भी आपकी भी सरकार है, वो कितना बढ़िया नहीं बहुत बढ़िया काम कर रही होगी केरला में। ऐसा नहीं है। समय कम, एक बार पंकज भैया जी का रुख करना चाहिए। जी पंकज जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूँ। समय शॉर्ट है हमारे पास में, कुछ ऐसा कह सकते हैं कि कुछ किया जा सकता है? क्योंकि अभी देखिए बजट में चांस है, जब बजट पास होगा तो कुछ एडिशनल अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। देखिए बजट के रिप्लाई में एक्सपेक्टेशन है कि जो फीडबैक पहुंचेंगे उसमें कुछ और छूटें मिले, कुछ और रियायतें मिले, और जो फीडबैक मिलता है उसके ऊपर नॉर्मली ये माना जाता है कि कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। हम टैक्स के हिसाब से अगर सोचते हैं तो कुछ एमनेस्टी स्कीम, कुछ बेनिफिशियल स्कीम्स आ जाएं तो उससे सबको बेनिफिट मिलेगा। यही हमारी एक बात मैं और कहना चाहूँ, कल अखबारों में देखना कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन, 7 लाख तक छूट, तो उसका मैं जरा समझना चाहूँ। देखिए आपको ये समझना पड़ेगा, लोगों को जितने भी लोग आते हैं उनको ये समझ नहीं आता कि ओल्ड स्कीम क्या है या न्यू स्कीम क्या है और कितने डिडक्शंस मिलते हैं और कितने डिडक्शन नहीं मिलते हैं। आज आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि सैलरी क्लास को बहुत बड़े बेनिफिट मिले, लेकिन अगर सैलरी क्लास न्यू स्कीम में चला जाता है उसके सारे डिडक्शंस खत्म हो जाएंगे। तो इनफैक्ट जितना वो सोच रहा है उसको बेनिफिट मिले उससे ज्यादा की टैक्स लायबिलिटी उसकी क्रिएट हो जाएगी। तो हेडलाइन टैगलाइन हमेशा अच्छी होती है, एनी न्यूज इज अ गुड न्यूज।
तो वो वाली कहावत होती breaking news बना दिया। है और ये चलेगा। और 7 लाख की जब उन्होंने बात करी सबने तपतपाई, लेकिन उन्होंने साथ में एक लाइन जोड़ दी ऑफ द न्यू स्कीम। तो ये चीज है। बाकी मैं इसमें स्मार्टनेस कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल साहब, यही जादू मैं ये है। कहना चाहूंगा, देखिए मध्यम वर्ग ज्यादातर टैक्स लॉज में, जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, इंडियन इकोनॉमी धीरे धीरे आगामी 5 साल में अगर आप फोरकास्ट सुनते हैं तो एमएसएमई उद्योग धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और धीरे धीरे ये आप कॉरपोरेट और कॉरपोरेटराइजेशन बढ़ता जा रहा है। धीरे धीरे जो टैक्स रेट्स है, जो टैक्स वर्किंग है, उसके हिसाब से छोटा आदमी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और कॉम्प्लायंसेस जिस तेजी से बढ़ाते जा रहे हैं, हर चीज में उन्होंने राइडर डाल दिया है, तो सर्विसेज सेक्टर में ही ऑप्शन रह गया है। बाकी जनरल अगर आप बात करेंगे, तरक्की हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। आप ये भी पाएंगे कि जो अर्निंग्स है वो भी बढ़ती जा रही है। आज हमारी लाइफ स्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ते जा रहे हैं। हम भारत को कंपेयर करते हैं तो आप ये सोच के देखिए, आज के 10 साल 20 साल पहले गाँव में क्या स्थिति थी और आज हर गाँव वाले के पास, अगर आप जाकर देखोगे, घूम कर देखोगे, तो मोटरसाइकिल हर घर में एक चीज पहुंच चुकी है। और वो वहां से जॉब करने बाइक से आ रहा है, वो चाहे चाकसू रह रहा है, चाहे चौमू रह रहा है, चाहे कालवाड़ रह रहा है, जोबनेर रह रहा है, अपन जयपुर की बात करते हैं। और धीरे धीरे वहां पर बिजली, रोड, पक्के मकान, सब कुछ बढ़ते जा रहे हैं। तो और इंडिया इज द वास्ट कंट्री, अगर ग्रोथ चाहिए तो धीरे धीरे एक साथ ग्रोथ नहीं आ सकती, ये मानना पड़ेगा। तो चलिए, किसी को अपना अपना देखिए, ऑपरेशनली आपको देखना होगा। जब चीजें आएंगी आपके सामने तब पता लगना होगा। लेकिन जो 7 लाख रुपए कि टैक्स रिबेट की बात है, हेडलाइन सारे चैनल्स पे चल रही है, उसमें शर्तें लागू भी हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम कई बार देखते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पे कई चीजें आती हैं, उसको सब्सक्राइब अगर करते हैं तो पता लगता है कि सब कुछ गया हाथ से। उसमें सोचना समझना, खैर आपको नहीं, आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, उनसे आप सलाह लेंगे तो सारी स्कीम्स का पता लगेगा। खैर चलिए, बजट है, बजट पे हमने चर्चा की। हमारे बहुत सारे गेस्ट जो हैं अपनी बेबाक, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और हमारी विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।